हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। और अच्छा जी, तो 20 स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? बाकियों को भी प्लीज़ कहें कि जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, सो डैट हम अपनी क्लास जो है ना उसको स्टार्ट कर सकें। प्रेजेंटेशन अपलोड हो रही है, जैसे ही अपलोड हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे जस्ट ये बताइए कि लास्ट टाइम क्या क्या आप लोगों को काम दिए गए थे? जी, लास्ट टाइम आप लोगों से क्या क्या कमिटमेंट थी, क्या क्या किया गया था लास्ट टाइम? हाँ जी, लास्ट टाइम क्या 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 किया आपको लोगों को मैंने दिया था करने के लिए? जी, लास्ट टाइम की क्या क्या असाइनमेंट थी? जी, आवाज़ आ रही है आपको? बुक से रीड करने का बोला था, तो कितने लोगों ने बुक से रीड किया मुझे प्लीज़ बताएं। कितने लोग रीड करके आए हैं बुक से? जी क्लास। आफ्टर लेक्चर बुक रीडिंग ड्यू टू नेटवर्क इशू, ठीक है जी। जी सर, किया था, सबने किया था। आज तो बड़े स्टूडेंट्स हैं, 26 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं जी हमारे पास। चलें जी, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? मुझसे शेयर करें ज़रा, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? आज हम उससे आगे जो है इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट कहाँ तक पढ़ा था हमने, प्लीज़? लास्ट कहाँ तक पढ़ा था जी हमने? उतनी देर में कोशिश कर रहा हूँ कि स्लाइड जो है हमारी अपलोड हो जाए। तो कैसी स्लाइड अपलोड हो जाती है? सो हम अपना लेक्चर जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू रेडियो थेरेपी पे थे हम। आई थिंक हमने एक्सटर्नल की पढ़ ली थी, हमने इंटरनल रेडिएशन थेरेपी जो है वो हमने स्टार्ट करनी थी, राइट? ऐसा ही था। चलें हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं इस चीज़ को लेके। मुझे थोड़ा सा आप लोग ये बताएं कि एक पेशेंट आया आपके पास, ठीक है? और दैट पेशेंट इज़, यू कैन से के एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी जो है उसको लगनी है। अब उसे आप डिस्चार्ज करने लगे हैं, उसको क्या टीचिंग्स दे के आपने घर भेजना है? ये 5 नंबर का सवाल समझ लें इसे। 5 पॉइंट्स लिखते हैं टीचिंग के इसके अंदर, ठीक है जी? 5 पॉइंट्स लिखने हैं टीचिंग के एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के लिहाज से। और प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मैं वेट कर रहा हूँ, 20 के पास हैं। आई होप मुझे 30 स्टूडेंट्स का जो है वो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। जी जल्दी से शुरू कर दें, 5 मिनट है आपके पास, इसका आंसर आपने लिखना है जी। जी क्लास। जी क्लास। उतनी देर में स्लाइड्स भी आ गई हैं हमारे पास। 5 पॉइंट्स आप लिखना शुरू कर दें। 5 पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें।
क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट आता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के लिए, व्हाट डू यू थिंक, उसको क्या टीचिंग देनी है आपने घर वापस भेजते हुए? ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपने इस चीज़ के। हरी अप। जी मरियम ने सबसे पहले आंसर किया है। अच्छा जी, मरियम क्या कहती हैं? मरियम कहती हैं नहीं मरियम, ये नहीं है पॉइंट्स टीचिंग के, बिल्कुल भी नहीं है। इतने आपने जर्नलाइज किस्म के पॉइंट्स नहीं बताने हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो नहीं बताए हैं, आप लगता पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। बीजा, आपने भी जो स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं वो नहीं बताए हैं। जेनिफर आपने भी नहीं बताए हैं। यार आप लोग मुझे लग रहा पढ़ नहीं रहे हो। अगर आपने पढ़ा होता तो डेफिनेटली आप वो पॉइंट्स जरूर बताते। मैंने आप लोगों से बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर के अंदर वो पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स रियली नॉट गुड। इतने इजी से पॉइंट थे यार। अदीला, अदीला आपने बताए हैं बिल्कुल, अदीला ने सही पॉइंट्स बताए हैं जी। अदीला गुड। ना करो यार तुम लोग, इतना इजी सा क्वेश्चन, और वो भी मैंने तुम लोगों को कहा था, मैंने बार बार री इन्फोर्स की थी ये बात कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। मैंने बार बार आपको कहा था कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डू नॉट रब स्क्रैच। बिल्कुल सना चौधरी, आपका ठीक है आंसर। BSN 2 2020 008, आई डोंट नो हु आर यू। आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है जी। और फजाला आपका आंसर ठीक नहीं है। खदीजा कह रही है लास्ट क्लास में नेट इशू था। तो खदीजा यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल होता है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। बुशरा वेरी गुड, आपका आंसर बहुत अच्छा था। शहजाद थोड़ा सा और बनाओ इसे, रेलिवेंट बनाओ। आपका भी थोड़ा जर्नलाइज सा आंसर है। अब ये आंसर वाली स्लाइड आपके सामने लेकर आता हूँ मैं, फिर थोड़ी सी शर्म आएगी। हाँ, कितना आसान सा जवाब था जो हम नहीं दे पा रहे थे। लगता है आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, और दैट्स वेरी बैड। सो अब आपको ज़रा आंसर दिखाऊं? चलें फिर ज़रा आंसर देखें आप।
जी देखें ज़रा आंसर, अब आप लोग पढ़ना शुरू करें आंसर को। इसमें से अगर कोई चीज़ लिखी है तो आपका आंसर ठीक है। आप लोगों ने तो बड़ा जर्नलाइज सा, डाइट अच्छी कर दें और न्यूट्रिशन अच्छी कर दें और ये अच्छा कर दें वो अच्छा कर दें, यार ये आंसर तो नहीं है ना। ये आंसर है जो आपके सामने है, क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग, आप देख सकते हो। हम्म। जी अब आ रहा है सबको आंसर, हाँ। लेक्चर स्टॉप हो गया, क्या कह रहे हो? स्टॉप तो नहीं हुआ, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज का वेट कर रहा हूँ। चलें, एनी हाउ वी आर डन विद द एक्सटर्नल रेडिएशंस। प्लीज़ यार पढ़ा करो। अब मैं दूर बैठ के आप लोगों को यही कह सकता हूँ, मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हो कि फेस पे मुझे शर्मिंदगी नज़र आए लोगों के थोड़ी, कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, तो आप शर्मिंदा भी नहीं कर सकते इतनी दूर बैठ के आप लोगों को, तो यार मेहरबानी है तुम लोगों की, पढ़ लिया करो जाके। आज माशाल्लाह 35 लोगों की क्लास आई हुई है। तो नेक्स्ट मैं वैसे कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ कि ये कोई एब्सेंटिज्म ना हुआ करे। सो दैट्स गुड कि आज आप 35 लोग प्रेजेंट हो, तो डेली बेसिस पे इसी तरह के जो नंबर्स जो हैं क्लास के वो होने चाहिए। और प्लीज़ ज़रा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर लिया करो और दूसरा जाके इसको पढ़ा करो यार। तुम्हारी क्लास में से 3 से 4 लोग हैं सिर्फ जो पढ़ते हैं, बाकी सारी दुनिया मौज कर रही है। और यू नेवर नो कि आप लोगों के एग्ज़ाम आ जाएंगे और फिर आप लोग नहीं कर सकोगे चीज़ों से कॉप अप। सो प्लीज़ गिव अटेंशन टू योर स्टडीज़। आप लोगों के पास तो गोल्डन टाइम है, आपको थकना नहीं पड़ता, इतनी दिन दूर क्लासेस लेने नहीं आना पड़ता। एटलीस्ट आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, हॉस्टल में बैठ के क्लास ले लेते हो। तो प्लीज़ जो है ना, इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करें। ठीक है जी मुबीन, अगर आपके साथ बैठी हैं बुशरा, ठीक है। सो प्लीज़ इसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी स्टडी को टाइम दें। आप लोगों के पास ये गोल्डन टाइम है स्टडीज़ को टाइम देने के लिए। सो यही कह सकता हूँ मैं आपको। अब डांटूंगा तो फिर सारी दुनिया सुनेगी यूट्यूब के ऊपर कि आप लोगों की क्लास को डांट पिलाई जा रही है। सो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ हार्श होना, सही है। सो प्लीज़ आप लोग खुद थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि, शर्म कर लें और पढ़ना शुरू कर दें। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और बस यही कह सकता हूँ आपसे। सो मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ के आएंगे कि नहीं पढ़ के आएंगे, ये मैं फिर लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो मुझे जहाँ तक लगा है आप लोगों के आंसर से 2 से 3 लोगों ने सही आंसर किया है। और लिटरली आपकी क्लास के अंदर 4 से 5 लोग हैं जो कि ठीक से पढ़ रहे हैं, बाकी सारी दुनिया मौज मार रही है आजकल। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी लेक्चर स्टार्ट किया है, कल मुझे ऐसी कंप्लेन तो नहीं मिलेगी आप लोगों से। अरे अब कहाँ डांट रहा हूँ भाई, लग तो नहीं रहा, कि मुझे लग रहा है कि हंस रही होगी उधर बैठ के आप लोग मेरी डांट सुन के। मिड टर्म का क्राइटेरिया क्या होगा भाई, अभी थोड़ा सा पढ़ तो लें, फिर मिड टर्म का क्राइटेरिया भी बता देंगे आपको। प्लीज पढ़ा करो यार तुम लोग, मतलब मुझे बड़ा वो फील हुआ इस चीज़ को लेके कि आज तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। होल वीक होता है आपके पास तैयारी करने के लिए, तो थोड़ा सा तो टाइम दिया करो स्टडीज को। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं। चलें मान लेते हैं जी, बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं। चलें हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलें चलें ठीक है जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। और माशाल्लाह आज हमारी क्लास के अंदर 38 लोग प्रेजेंट हैं यार। मतलब क्या वैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है आप लोगों के ऊपर जो इतने लोग आज प्रेजेंट हैं? क्या हुआ वैसे, मुझे ज़रा बताओ तो सही, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस मच अटेंडेंस? हाँ जी, मुझे ये बताएं कि इतनी अटेंडेंस के पीछे रीज़न क्या है? या तो कहीं से डांट पड़ी है, या कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इस अटेंडेंस की वजह, वजह तो कोई ना कोई होगी। क्या वजह है जी ये 37 लोगों की अटेंडेंस की?
अच्छा, एग्जाम होने वाले हैं इसलिए लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। सिद्रा कह रही है यूट्यूब पे कैसे फाइंड कर सकते हैं लेक्चर। सिद्रा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे। कोई मेरी नाराजगी से नहीं डरते, मैं पहली दफा थोड़ी नाराज हो रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो बड़ी देर से नाराज हो रहा हूँ आपसे इस अटेंडेंस पे। चलें, एनी हाउ हम जरा फॉर्मली ये स्टार्ट करते हैं। सो हमने थोड़ा सा, मैं अब आप लोगों से शेयर करूं पहले कि हम थे जी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ऊपर, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के हवाले से हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो थी सर्जरी, और उसके बाद हम आए थे रेडिएशन थेरेपी पे। रेडिएशन थेरेपी हाफ हम डिस्कस कर चुके हैं और हाफ हमारी रहती है। हमने पढ़ा था कि रेडिएशन थेरेपी दो तरीके से दी जाती है, दो तरीके से दी जाती है। फर्स्ट चीज़ जो है रेडिएशन थेरेपी देने के लिए वो है जिसको क्या नाम दिया जाता है, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, और एक होती है जी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। सही है। तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी का जो दूसरा नाम हमने देखा था वो था जी टेलीथेरेपी, और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का नाम था ब्रैकीथेरेपी। ठीक है। चलें, ठीक है जी, ठीक है। अब लेक्चर पे ध्यान दें, वो छोड़ें, अब कमेंट्स को छोड़ें ज़रा। ठीक है जी, दो तरह की रेडिएशन थेरेपी थी, नंबर वन एक्सटर्नल और नंबर टू इंटरनल। सही है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के हवाले से हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं वो कैसे दी जाती है। उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अंदर आपकी क्या होंगी, और उसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं कि क्लाइंट और फैमिली को टीचिंग दे क्या देनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कख नहीं आता उसमें से कि क्लाइंट और फैमिली को क्या टीचिंग देनी है। सही है। चलें, आगे चलते हैं। अब आवाज़ ठीक चल रही है, आपको ठीक से आ रही है आवाज़ मेरी? जी, आवाज़ ठीक से आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि आवाज़ रुक रुक के आ रही है। जी, आवाज़ का मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूं। ठीक है जी, आवाज़ ठीक आ रही है। चलें, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। चलें, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी नंबर वन। इसमें हम देखेंगे इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। लास्ट टाइम भी मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी कैसे दी जाती है। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्लाइंट को क्या टीचिंग्स देनी है, और सेकेंडली जो है वो आपकी एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, यहाँ से मैं थोड़ी सी रीडिंग देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। द रेडिएशन सोर्स कॉल्ड एन इम्प्लांट। सो एक इम्प्लांट या रेडिएशन वाली धात, ठीक है, उसको बॉडी के अंदर कहीं पर रखा जाता है। इज प्लेस्ड इनटू द इफेक्टेड टिश्यू और बॉडी कैविटी एंड सील्ड इन ट्यूब्स। तो उसको किसी चीज़ में डाल के बॉडी की कैविटी के अंदर रख दिया जाता है जहाँ पे कैंसर होता है। किसी ट्यूब में डाल के, किसी कंटेनर में डाल के, वायर्स की फॉर्म में, सीड्स बीज तरह के फॉर्म में, कैप्सूल बना के और नीडल्स बना के उनको बॉडी के किसी कैविटी में, किसी हिस्से में इंसर्ट किया जाता है। एन इम्प्लांट में भी टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये इम्प्लांट टेम्परेरी भी हो सकता है और उसको परमानेंट बेसिस के लिए भी डाला जा सकता है। ठीक है। और इंटरनल रेडिएशन में आल्सो भी इंजेस्टेड और इंजेक्टेड एज अ सोल्यूशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम और बॉडी कैविटी, और इंट्रोड्यूस इनटू द ट्यूमर थ्रू अ कैथेटर। तो नंबर वन, एक फिजिकल फॉर्म में, धात की फॉर्म में या किसी सॉलिड फॉर्म के अंदर हम इस इम्प्लांट को डालते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि बाज़ हम उन उन जो रेडिएशन सोर्स हैं उनके हम बना देते हैं, ये सोल्यूशन बना देते हैं, रेडियो एक्टिव सोल्यूशन होते हैं और उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है। सो लिहाजा फिर क्या किया जाता है, नंबर वन सॉलिड फॉर्म में रख दिए जाते हैं, नंबर टू इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में इंजेक्शन की फॉर्म में वो केमिकल लगा दिया जाता है और वो अंदर जाके रेडिएशन इमिट करता है। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में ट्रांसमिट रेज आउटसाइड द बॉडी और टू बी एक्सीटेड इन द बॉडी फ्लूइड। लेकिन अब इसके साथ मसला ये है, इन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी हम पेशेंट को बुलाते थे और उसके बाद उसे घर भेज देते थे। ठीक है। तो वो अपने साथ कोई रेडियो एक्टिव चीज नहीं लेकर जाता था, वो अपने साथ कोई रेडियो एक्टिव चीज नहीं लेकर जाता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है
कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने उसके अंदर रख के और उस उधर जो है हमने भेज दिया है, हमने उसको साथ ही उसको भेज दिया है। ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी वाला बंदा था वो खतरनाक नहीं था, लेकिन जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी जिस बंदे के अंदर हमने लगा दी हुई है वो बंदा अब खतरनाक है, उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं और वो जो ये रेडिएशंस हैं वो बाकी लोगों को भी ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो लिहाजा जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी वाला बंदा होता है उसको सर्टेन टीचिंग्स दी जाती हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस क्लाइंट को लेके? नंबर वन, प्लेस द क्लाइंट इन द प्राइवेट रूम, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं तो उसको अलहदा रूम में रखा जाए। अगर आप उसे जनरल वार्ड में रखोगे तो क्या होगा, उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी और बाकी लोगों के लिए भी वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। लिमिट विजिट टू 10 to 30 मिनट्स, मतलब अगर कोई उसको विजिट करने जा रहा है पेशेंट को तो वो 10 से 30 मिनट बैठे उसके पास, ज़्यादा देर नहीं बैठे। एंड हैव विजिटर्स सिट एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम द क्लाइंट। तो वो जो हम कोरोना के लिए कहते हैं ना कि दूर दूर बैठो, तो ये रेडिएशन थेरेपी जो इंटरनल का क्लाइंट होता है उससे भी लोगों को कहा जाता है कि एटलीस्ट 6 feet दूर बैठना है और 30 मिनट से ज़्यादा का कॉन्टैक्ट नहीं रखना। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स सच एज बर्निंग सेंसेशन, एक्सेसिव रेस्पिरेशन, चिल्स, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इनके लिए क्लाइंट को टीच भी कर देना और क्लाइंट को देखते भी रहना है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट भी कर देना है। असेस फॉर फिस्टुलाज और नेक्रोसिस ऑफ एडजेसेंट टिश्यूज। इंटरनल रेडिएशन में बाजुकात ये होता है कि आसपास के टिश्यूज के अंदर फिस्टुलाज बन जाते हैं, ओपनिंग्स बन जाती हैं और बाजुकात आसपास के टिश्यू डैमेज होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना होता है कि ये ज़्यादा डैमेज जो है वो ना हो जाए। तो ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अब चलते हैं ज़रा क्लाइंट और फैमिली टीचिंग की तरफ। मैं अब ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रा क्लाइंट और फैमिली टीचिंग को एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको गेट बैक होता हूँ, फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या टीचिंग समझ आ रही है आपको और क्या टीचिंग जो है वो हमें अपने जो क्लाइंट है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी वाला या जिसको रेडिएशन इम्प्लांट डाला हुआ है उसको हमने क्या टीचिंग देनी है। तो ये प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा रीड आउट करें, 5 मिनट है आपके पास तो 5 मिनट में रीड आउट करें इसे, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जी क्लास। क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग को आपने रीडिंग देनी है 5 मिनट के लिए। आई थिंक 2 मिनट्स बहुत होंगे, 5 मिनट ज़्यादा है, तो 2 मिनट में रीडिंग दें और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इससे क्या समझ आ रही है। हाँ जी, 30 सेकेंड्स रह गए हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो। जी कमेंट करना स्टार्ट करें। जी क्लास कमेंट करना स्टार्ट करें। जी बताएं बताएं क्या समझ आई आपको। हाँ जी कमेंट्स नहीं आ रहे आपके क्लास। हाँ जी आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी आलिया चौधरी ठीक है जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। बाकी
चलें आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्लाइंट टीचिंग के हवाले से आप लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। वाइल अ टेम्परेरी इम्प्लांट इज इन प्लेस, स्टे इन बेड एंड रेस्ट क्वाइटली टू अवॉइड डिसलॉजिंग द इम्प्लांट। तो यहाँ क्लाइंट को कहना है थोड़ा सा रेस्ट करो, नहीं तो अगर क्लाइंट ज़्यादा उछल कूद करेगा, इधर उधर जाएगा, तो वो इम्प्लांट जो है वो मिसप्लेस होकर किसी और जगह पे जा सकता है। फॉर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अदर अंटिल ट्रीटमेंट हैज़ बीन डिसकंटिन्यू। तो दूर दूर रहें जब तक आपका ट्रीटमेंट खत्म नहीं कर दिया जाता, ताकि लोगों को आप रेडिएशन पास ना करें। इधर रेडियोलॉजिस्ट इंडिकेट द नीड फॉर सच मेजर्स, dispose of excretory material in special container or in a toilet not used by others। तो उनके लिए टॉयलेट भी जो है वो डिफरेंट एलोकेट किया जाता है, और उनका डिस्पोज ऑफ मटेरियल जो है, फीसिस हैं, यूरिन जो है, उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है क्योंकि वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं। कैरी आउट डेली एक्टिविटीज एज एबल, गेट एक्स्ट्रा रेस्ट इफ फटीग्ड। तो डेफिनेटली रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि पेशेंट को रेस्ट कराएं। तो बैलेंस डाइट खानी है, स्मॉल मील्स लेनी है, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के पेशेंट में, तो उनको फिर मोर फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स दी जाती हैं, और भूख भी नहीं लगती है, तो ये वजह होती है। कॉन्टैक्ट द नर्स और फिजिशियन फॉर एनी कंसर्न और क्वेश्चन। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो आपसे सवाल वगैरह पूछ सकता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, किस किस का आया जवाब? यहाँ पर अनसब का आया है, खदीजा का आया है, सुमैया शाहिद ने कमेंट किया, मिसबा ने किया है, सना चौधरी ने किया है, और बुशरा ने किया है, आरफा ने किया है, अदीला ने किया है, आलिया ने किया है। ठीक है जी, चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हम। आई होप आपको एक इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी की समझ आ गई होगी। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे अब कीमोथेरेपी की तरफ मूव करते हैं। जी बताइए। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले दिनों आप लोगों से क्वेश्चन किया था। अच्छा जी, क्वेश्चन मेरा था कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये हमारे नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती है? क्या वजह है कि कैंसर के सेल्स जो हैं वो इससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं? नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन कैंसर के सेल ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। सो कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जी मिसबा, वेरी गुड। बाकी लोगों के भी आंसर आने चाहिए इस चीज़ को लेके। ठीक है जी, कैंसर सेल जो है इसका ज़्यादा असर लेते हैं या ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए। चलिए अब हम कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, क्यों अब्जॉर्प्शन क्यों ज़्यादा होती है ये तो बताओ मुझे। कैंसर सेल्स की अब्जॉर्प्शन क्यों ज़्यादा होती है, रीज़न? जी जी, अब्जॉर्ब तो करते हैं ज़्यादा, लेकिन क्यों अब्जॉर्ब करते हैं ये भी तो शेयर करो ना यार आप लोग। क्या वजह होती है? ब्लड वेसल ज़्यादा होती हैं वहाँ, नंबर वन। और नंबर टू, वो जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, और ये समझ लो कि उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड दे आर रैपिडली मल्टीप्लाइंग, वो इमेच्योर होते हैं, तो ये सारी की सारी रीजंस होती हैं एल के हवाले से। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलें, हम आगे चलते हैं। कीमोथेरेपी, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और थेरेपी का मतलब होता है जी ट्रीटमेंट। हाँ, सो कीमोथेरेपी का मतलब है किस चीज से थेरेपी देने जा रहे हैं हम, केमिकल से थेरेपी देने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो कौन से केमिकल से थेरेपी देने जा रहे हैं, इसको एक दफा हम पढ़ लेते हैं। सो कीमोथेरेपी या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, इसको कीमोथेरेपी भी कहा जाता है इन मेडिकेशंस को, इनको एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स भी कहा जाते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक का मतलब जो न्यूप्लाज्म को किल करें। आर यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय ट्यूबर सेल्स, are used to destroy tumor cells by interfering with the cellular function including replication। तो जो सेल्स डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। एक से दो में डिवाइड होके वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं उनको रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो मोस्टली कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो सेल्स की रेप्लिकेशन के अंदर प्रॉब्लम करते हैं और उनको एक से दो में डिवाइड नहीं होने देते और उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा जी, आगे हमारे पास लिखा हुआ है, आगे हमारे पास लिखा हुआ है कीमोथेरेपी इज यूज प्राइमरीली टू ट्रीट सिस्टेमिक डिजीज, मतलब एक रेदर देन द लोकलाइज्ड लीजन, मतलब एक लोकलाइज्ड डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपी को कम इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो कीमोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है वो मेटास्टाइज्ड डिजीजों के लिए की जाती है, जो मतलब जिसमें कैंसर बॉडी में फैल चुका होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये आईवी जो है मोस्टली एडमिनिस्टर की जाती है कीमोथेरेपी, तो ये बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच सकती है और जहां जहां पर कैंसर सेल्स डेवलप हो चुके होते हैं, मेटास्टेसिस हो चुकी होती है, वहां पे जाके ये सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। डेट आर एमेनेबल और रेडिएशन, सो वो लीजन्स दूर दराज के जिसकी सर्जरी नहीं की जा सकती, जहाँ पे रेडिएशन नहीं की जा सकती, या पूरी बॉडी के अंदर अगर फैल जाए तो फिर कीमोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। दूसरा, कीमोथेरेपी may be combined with surgery, radiation therapy और both to reduce tumor size pre-operatively। तो इसको न्यू एडजेंक्टिवली भी इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यू एडजुवेंट का जो एडजुवेंट जो आपको था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, जब एक या एक से ज़्यादा थेरेपी को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है इसको न्यू एडजुवेंट कहते हैं। टू डिस्ट्रॉय एनी रिमेनिंग ट्यूमर सेल्स पोस्ट ऑपरेटिवली एडजुवेंट और टू ट्रीट सम फॉर्म ऑफ ल्यूकीमियाज लिम्फोमास। तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होती है वो ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज होते हैं। तो ल्यूकीमियाज और लिम्फोमा ये ब्लड सेल्स के कैंसर हैं, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स के कैंसर्स हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स फिर पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, बोन मैरो से बन रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी हमें कीमोथेरेपी इस्तेमाल करना पड़ती है। ठीक है, चलें अब कीमोथेरेपी के जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स एंड ड्रग्स की क्लासेस हैं उनकी कीमोथेरेपी के हवाले से। तो वो क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्लास का नाम याद रखना है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है और उसकी एक आध जो एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने याद रख लेनी है। ठीक है, सो देयर आर 6-7 टाइप्स ऑफ क्लासेस कीमोथेरेपी के हवाले से। यार मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, अनसब कह रहे हैं मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। यार क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है या अनसब के कनेक्शन में प्रॉब्लम है? प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं, क्या आवाज़ सबको रुक रुक के आ रही है? जी क्लास, क्या आवाज़ सबको रुक रुक के आ रही है? जी बताइए, क्या सबको आवाज़ आ रही है? अच्छा अनसब, फिर आपके आपके ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको तो ठीक आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ आप अपना जो कनेक्शन है उसको चेक करो। ठीक है जी, सो क्लासेस हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स की, या समझ लो कि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है उसको एल्काइलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। बेसिकली एल्काइलेटिंग एजेंट्स किस तरह से ट्यूमर सेल्स को मारते हैं या किल करते हैं, वो क्रिएट डिफेक्ट इन द ट्यूमर डीएनए। तो वो जो ट्यूमर सेल के डीएनए होते हैं उनके अंदर जाकर डिफेक्ट कॉज कर देते हैं। अच्छा, जिन जिन को रुक रुक के आ रही है तो वो डेफिनेटली फिर आपके इंटरनेट कनेक्शंस के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लास जो है उसको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। तकरीबन 10-12 लोगों के कमेंट्स आए हैं और वो सब कह रहे हैं कि क्लियर आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है उसे चेक कर लीजिए। अच्छा, अल्काइलेटिंग एजेंट्स है सबसे पहले,
और उसकी एग्जांपल जो है वो नाइट्रोजन मस्टर्ड है और सिस्प्लाटीन है। तो सिस्प्लाटीन जो है ये बड़ी वेरियसली जो है इस्तेमाल होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो करती क्या है, ये डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके अंदर डिफेक्ट ले आती है। तो हमें पता है कि एक एक जो सेल होता है उसका ब्रेन जो है उसका न्यूक्लियस होता है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर डीएनए में डिफेक्ट हो जाए तो वो सेल ना तो डिवाइड हो सकता है और प्रॉपरली, और ना जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन मस्टर्ड और सिस्प्लाटीन। सेकंड क्लास जो है ड्रग्स की, उसका नाम है एंटी मेटाबोलाइट्स। अब एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो क्या करती हैं, उनका एक्शन है स्पेसिफिक फॉर द एस फेज। अच्छा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को सेल पढ़ने के हवाले से कहा था, और सेल पढ़ने के हवाले से मैंने आपको ये भी कहा था कि मियोसिस और माइटोसिस को भी पढ़ना है। तो ये जो एस फेज है, ये सेल डिवीजन के अंदर डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो एस फेज जो है ये भी सेल डिवीजन के का एक फेज है। हाँ, तो ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये एस फेज के अंदर जाके स्पेसिफिकली वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं हो पाता। तो इसकी एग्जांपल जो है वो मीथोट्रेक्सेट है, ये भी बड़ा वाइडली इस्तेमाल होता है, और फ्लूरोरासिल है। ठीक है जी। और थर्ड नंबर पे इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, वो ये हैं नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमेटाइटिस, डायरिया, एलोपीशिया, ल्यूकोपीनिया, तकरीबन सारी रेडिएशन थेरेपी, और अगर आप ले लें कीमोथेरेपी, इसके तकरीबन एक जैसे साइड इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। अगली जो थर्ड क्लास है, पहली क्लास थी अल्काइलेटिंग एजेंट्स, दूसरी थी एंटी मेटाबोलाइट्स, तीसरी क्लास है एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज। अब ये एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये अगेन डीएनए के साथ इंटरफेयर करती हैं। हाँ, इनकी एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिन डी और ब्लियोमाइसिन। सही है। इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं डैमेज टू द कार्डिक मसल्स होती हैं ये। अगली जो क्लास है हमारे पास, उसका नाम है मायोटिक इनहिबिटर्स। अच्छा जी। सो इसका एक्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो एक हमने पहले ड्रग देखी जो जो थी वो एस फेज पे असर करती थी, ये वाली सेल जो है ये सेल डिवीजन के एम फेज के ऊपर असर करती है। इसकी एग्जांपल जो है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, ये भी बड़ी वाइडली इस्तेमाल होती हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स इनके भी होते हैं, अफेक्ट न्यूरो ट्रांसमिशन, एलोपीशिया, बोन मेरो डिप्रेशन करती हैं ये भी। नेक्स्ट जो क्लास है वो है जी हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। उनका जो एक्शन है वो G1 स्टेज जो सेल डिवीजन की होती है उसके ऊपर जाके होता है, और एग्जांपल जो है इसकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। इसके बाद कुछ हार्मोन इंटेगोनिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्मोन इंटेगोनिस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो हार्मोन्स होते हैं, कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर हैं वो जो कुछ हार्मोन्स हैं हमारे जो डेवलप होते हैं, तो उनके उसके ज़रिए असर वो ट्यूमर और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसी तरह प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है वो भी कुछ हार्मोन्स के, एंडोमेट्रियम का कैंसर जो है वो भी कुछ हार्मोन्स की वजह से तेज़ी से ग्रो करता है। तो उसके लिए अगर उन हार्मोन्स को हम रोक दें, उन हार्मोन्स के इंटेगोनिस्ट या उनके अगेंस्ट काम करने वाली चीज़ें ले आएँ, तो क्या करेगा वो जो कैंसर है वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा। एग्जाम्पल इसकी है जी टेमोक्सिफेन जो ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल होती है, और फ्लूटामाइड जो कि प्रोस्टेट कैंसर में इस्तेमाल होती है। तो इनके इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अल्टर्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आवाज़ वगैरह हैं, हेयर वगैरह हैं, उनको जो है ये कर देते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं। अच्छा जी, अनसब मुझे कह रहे हैं सर फिर वही सेम वॉइस प्रॉब्लम है। अनसब लुक्स लाइक आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियरली ये जा रहा है। एनी हाउ, यहाँ पर आज हम इसे ख़त्म करते हैं। हमने आज क्लासेस डिस्कस की हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स की। अच्छा, अब इनको कोई इतना खास ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर वन, ड्रग की क्लास कौन सी है, कौन कौन सी 6 क्लासेस हैं ड्रग की, ठीक है। नंबर टू, आपने इसमें से याद करना है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और नंबर थ्री, एक ड्रग का आपने नाम याद कर लेना है। तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना, इससे ज़्यादा डिटेल में इनके जो आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो फार्माकोलॉजी में आ जाते हैं, तो हमने इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हमने जस्ट इतना ही कंसर्न रहना है इसके साथ। ठीक है जी। चलें, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टीचर के आने का टाइम हो गया है, क्वेश्चन अभी हम नहीं ले सकेंगे।
ठीक है, तो लिहाजा इंशाल्लाह ताला अब हम ऐसा करते हैं कि इस सेशन को एंड करते हैं। आपका नेक्स्ट आई थिंक बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है, तो अगर आपके यहाँ तक के हवाले से कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। और फिलहाल जो है आपने ये जो हमने आज 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं कीमोथेरेपी के हवाले से और रेडिएशन थेरेपी के हवाले से जो स्लाइड्स पढ़ी हैं, प्लीज़ इनको ज़रा आप लोगों ने पढ़ के आना है। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारा कल के 2 लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दें। और नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा एक टेस्ट डे होगा, जिस सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जो आ रहा है हमारा, या फिर आई थिंक हाँ इसी वीक के अंदर टेस्ट डे है हमारा। तो उस टेस्ट डे वाले दिन हमारा इंशाल्लाह ताला ये वाले चैप्टर जो है इसका टेस्ट होगा, तो लिहाजा प्लीज़ इसको साथ साथ पढ़ते जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन ऑफ करता हूँ। आई होप आपके जो न्यू टीचर हैं वो शॉर्टली आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जो सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह ताला आप सबको इस पेंडेमिक से बचा के रखे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में अगर कोई क्वेश्चन होगा वो भी लेंगे, और मेरी कोशिश होगी कल जो है हम इसको एंड कर दें, और सैटरडे वाले दिन हम इसका इंशाल्लाह ताला टेस्ट रखें अलोंग विद योर प्रीवियस टेस्ट, जो स्ट्रेस वाला रहता था। तो इन दोनों को मिक्स करके हम टेस्ट जो है वो रख लेंगे। तो लिहाजा प्लीज़ पढ़ते रहें। इसका टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को खुदा हाफिज़ बोलता हूँ। अनसब कह रहे हैं जी वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। अनसब प्लीज़ यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख लेना जाके। आई थिंक आपका जो है डेफिनेटली आपके नेक्स्ट जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना परसिस्ट करती रही है आपके साथ। सही है। सो अच्छा, वैसे अभी मैडम नहीं आई हैं, तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो यार, पूछ लो। क्वेश्चन है तो यार पूछ लो जब तक मैडम नहीं आ जाते। चलें जी, फिर लेक्चर को एंड किया जाए। हाँ खदीजा, वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मैं उसका शेयर करूंगा आंसर। आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। चलें जी, ठीक है जी। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जी जी जी, मैंने पढ़ लिया हुआ है। आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है इतना आंसर करने के लिए। इट्स डिटेल्ड। सही। चलें जी, ठीक है, हम यहाँ पे इसको लेक्चर को एंड करते हैं, और आप फिर नेक्स्ट लेक्चर के हिसाब से जो है ना ज्वाइन कर लें। आपको फिर मैडम शॉर्टली ज्वाइन कर लेती हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।